हेलो क्लास सेवन्थ। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है द दिल्ली सुल्तान्स, है ना। इस चैप्टर में हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेक्चर हो चुका, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने किया। तो आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, यानी कि इस चैप्टर को आज हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली जो है कैपिटल, दिल्ली को जो एक जगह का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, ये कैपिटल सिटी कब बना? 12th सेंचुरी में बना, है ना। तो अलग अलग राजाओं ने दिल्ली पे रूल किया था और सबसे पहले जो है दिल्ली जो है कैपिटल सिटी बना था कौन से डायनेस्टी के टाइम पे? तोमारा राजपूत के टाइम पे, है ना। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग डायनेस्टीज़ ने दिल्ली पे रूल किया था। सबसे पहले आए थे राजपूत डायनेस्टीज़ जिन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था। फिर वहाँ पे रूल आए किसका? टर्किश रूलर्स का रूल आया। फिर खिलजी डायनेस्टी आए, है ना। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आए और उसके बाद सैयद डायनेस्टी आए। फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी आए। तो इन सारे डायनेस्टीज़ ने दिल्ली पे रूल किया था, यानी कि दिल्ली को अपना कैपिटल सिटी बनाया था, है ना। तो फिर हमने इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि दिल्ली को सबसे पहले किसने कैपिटल सिटी बनाया था? तोमारा राजपूत ने बनाया था, है ना। फिर हमें दिल्ली के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलते हैं? इंस्क्रिप्शन से हमें मिलते हैं इंफॉर्मेशन, कॉइन से मिलते हैं, आर्किटेक्चर से मिलते हैं और हिस्ट्रीज यानी कि तारीख जो अलग अलग हिस्टोरियंस लिखते हैं उन सब से हमें दिल्ली के बारे में हमें पता चलता है ना। फिर हमने उसमें पढ़ा कि एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। पहले जो है दिल्ली जो है एक छोटा सा एम्पायर था, छोटा सा किंगडम था। फिर धीरे धीरे करके उसकी एक्सपेंशन हो गई, यानी कि दिल्ली को के जो किंगडम को फैलाया, एक्सपेंड हुआ, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो है किसके रूल के टाइम पे हुआ? 3 राजाओं के रूल के टाइम पे हुआ। वो कौन कौन थे? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इन तीनों राजाओं के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4, 5, 6 करके ऐसे अलग अलग एरियाज़ को, अलग अलग लैंड को अपने अंडर लिया, है ना। तो 2 तरह के एक्सपेंशन हुआ। एक था इंटरनल फ्रंटियर्स, है ना। एक था इंटरनल फ्रंटियर और दूसरा था एक्सटर्नल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर में क्या हुआ? जो नियर बाय एरियाज़ थे उनको सबसे पहले तो उनको उन्होंने अपने अंडर लाए। जो नियर बाय एरियाज़ होता है, जो अपने नज़दीक जो भी लैंड थे, जो भी जगह थे, जंगल हो या चाहे जो भी हो, उस सबको उन्होंने क्या किया? अपने अंडर लाया। फिर दूसरा हुआ एक्सटर्नल फ्रंटियर। उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा डिस्टेंस एरिया, यानी कि दूर के जगहों को क्या किया? अपने अंडर लाया। जैसे कि कौन सा एरियाज़? साउथ इंडिया, है ना। साउथ इंडिया जो है वो भी दिल्ली के अंडर लाए, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इतने सारे जगह पे रूल, तो जगह तो उन्होंने अलग अलग जगहों को अपने अंडर लिया। अब ये आता है कि इतने बड़े एम्पायर को कैसे संभालना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे एडमिनिस्टर करना है, वो है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, जैसे कि अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स।
दिल्ली जो है अब ये बहुत ही बड़ा वास्ट किंगडम बन गया था, यानी कि बड़ा किंगडम बन गया था। अब इस बड़े से किंगडम को संभालने के लिए ऐसे ऐसे गवर्नर्स की ज़रूरत थे, ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थे जो क्या थे, भरोसे के लायक हो, ठीक है, जिस पे हम भरोसा कर सके, ठीक है, जो ऐसे काबिल हो, ऐसे गवर्नर्स के, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थे, ठीक है। तो अब वो कौन थे, अब वो देखना। जो अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश फेवर देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगान। जो पहले दिल्ली के जो पहले के रूलर्स थे, ख़ास करके इल्तुतमिश, वो इल्तुतमिश जो है ऐसे रूलर्स जो है किसके फेवर में थे, किसको सपोर्ट करते थे, जो जो ऐसे लोग होते थे जो जिनको वो बंधक बना के ले आते थे। स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, ठीक है। तो उनको कहते थे, उन स्लेव्स को वो लोग कहते थे बंदगान, ठीक है, बंदगान कहते थे। जब किसी और एरिया पे अटैक करने के लिए जाएंगे, उस एरिया को हरा के वहाँ से लोगों को ले आएंगे, वो लोग क्या बना के, स्लेव्स बना के। तो यहाँ पे लाके वो अपने मर्ज़ी से जो हम काम, जो हमारे मर्ज़ी हो, तो उनसे वही काम वो लोग करवाएंगे, ठीक है। तो इल्तुतमिश जो है उन लोगों पे, ज़्यादातर स्लेव्स पे वो क्या करते थे, उनको फेवर करते थे, ठीक है। तो वो सोचते थे कि स्लेव्स जो है वो भरोसे लायक इंसान होते हैं, तो उन पे हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लेव्स को पर्शियन में क्या कहते थे, बंदगान कहते थे, ठीक है। दे वर ट्रेन टू मेंटेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम। अब वो जो स्लेव्स होते थे ना, जो गुलाम होते थे ना, उनको पहले ट्रेन किया जाता था, यानी कि जैसे कि ट्रेनिंग जैसा देता था कि किस तरह से ऑफिसेस को किस तरह से संभाला जाए, ठीक है। सुल्तान कुड ट्रस्ट अपॉन देम। अब जो ये सुल्तान जो है उन पे भरोसा कर सकते थे, क्योंकि वो क्या होते थे, स्लेव होते थे, यानी कि गुलाम होते थे, तो उन पे वो लोग भरोसा कर पाते थे, यानी कि कर सकते थे, ठीक है। खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगान, ऑल्सो अपॉइंट पीपल ऑफ हम्बल बर्थ टू हाई पोजीशंस। अब ये इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ, तो खिलजिस और तुगलक ने भी वही कंटिन्यू रखा, यानी कि स्लेव्स जो है ना उनको कंटिन्यू रखा, उन ऑफिस स्लेव्स को इम्पोर्टेंट ऑफिस संभालने के लिए देना, वहीं जो है खिलजी और तुगलक ने भी कंटिन्यू रखा। मगर खिलजिस और तुगलक ने कुछ अपने तरफ से भी कुछ ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंट ऑफिसेस उन्होंने संभालने के लिए दी है, जो लोग कहाँ से आते थे, यानी कि हम्बल बर्थ, यानी कि कुछ अच्छे ख़ानदानों से आते हैं ना, ऐसे लोगों को भी उन्होंने हाई पोस्ट पे रखा, ठीक है। दे वर लॉयल टू देयर मास्टर्स बट नॉट टू देयर हेयर। अब ये क्या होता था कि स्लेव्स, मान लो यहाँ पे, मान लो इल्तुतमिश है, एक राजा है, ये कौन है, इल्तुतमिश है, कौन है ये, इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, एक स्लेव को उसने क्या किया, इम्पोर्टेंट ऑफिस, यानी कि बड़ा सा ऑफिस उसने संभालने के लिए दिया इस इंसान को, किसको, इस स्लेव को, ठीक है। अब इल्तुतमिश ने जो इल्तुतमिश ने जो ऑफिस संभालने के लिए दिया, वो तो उसने अच्छी तरह से संभाला, ठीक है। मगर इल्तुतमिश के बाद जो राजा बनते थे, मान लो राजिया बना, ठीक है। अब ये अपने जो मास्टर, जो कौन है इसका, ये जो इसका स्लेव का मास्टर, तो ये इल्तुतमिश है, तो उसके प्रति तो वो बहुत ही लॉयल होते थे, ठीक है, वफादार होते थे। मगर उनका जो, उनके बाद में जो राजा बनते थे, उनके प्रति वो इतना लॉयल नहीं हो सकते, अपने मास्टर से ही वो लॉयल होंगे, और उसके हायर से वो नहीं होंगे लॉयल, ठीक है। तो ऐसा होता था। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। अब राजिया जो है अपने तरफ से भी कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे, यहाँ से वो कुछ स्लेव्स रखेंगे। तो क्या होता था बाद में, क्या होता था, उसका नतीजा क्या होता था, इन दोनों ग्रुप में आपस में लड़ाई हो जाते थे, यानी कि नहीं बनते थे,
एज अ रिजल्ट सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। उसका नतीजा क्या होता था, जो ओल्ड, जो इल्तुतमिश ने जो अपॉइंट किया हुआ है, और जो न्यू, जो राजिया ने अपॉइंट किया हुआ है, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाते थे, यानी कि लड़ाई होना, नहीं बनना। ठीक है, ऐसा होता था। मैं सिर्फ इल्तुतमिश और राजिया का सिर्फ मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, ऐसा ही होता था सारे राजाओं के साथ। ठीक है, उनका मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders, governors of territories of a varying size. अब जो है पहले के सुल्तान्स की तरह खलजी और तुगलक भी क्या करते थे, मिलिट्री कमांडर को अपॉइंट करते थे। मिलिट्री कमांडर यानी कि जो आर्मी का, जो सोल्जर्स का जो कमांडर होता था ना, उनको अपॉइंट करते थे। ठीक है, अब इन कमांडर्स को वो गवर्नर बना देते थे अलग अलग टेरिटरीज़ का। ठीक है, अब जो है और गवर्नर बनाएंगे। अब वो टेरिटरीज़, वो जगह जो है, उसी गवर्नर जो है उस एरिया को वो संभालेंगे। ठीक है, उस टेरिटरी को वो कहते थे इक्ता, और जो गवर्नर जो उस इक्ता यानी कि उस टेरिटरी को संभालते थे, उसको कहते थे इक्तादार या तो मुक्ति। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ समझ आने के लिए। मान लो मैं एक मिलिट्री में कमांडर होंगे। ठीक है, तो मैं मिलिट्री कमांडर होंगे राजा के अंडर। ठीक है, अब मुझे क्या मिलेगा, एक टेरिटरी मिलेगा, एक जगह मिलेगा। ठीक है, अब मुझे इस जगह का मुझे क्या बनाएंगे, गवर्नर बनाएंगे। ठीक है, अब जो जगह मुझे मिला उसको क्या कहेंगे, इक्ता कहेंगे, और मैं उस जगह का गवर्नर बना तो मुझे इक्तादार कहेंगे या तो मुक्ति कहेंगे। समझ में आया? अब मेरा काम क्या होगा, अब देखो, दिस लैंड्स वेयर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर्स वेयर कॉल्ड इक्तादार। मैं हूँ मिलिट्री कमांडर, और मुझे एक जगह देंगे और उस जगह को कहेंगे इक्ता। ठीक है, और मुझे कहेंगे इक्तादार। समझ में आया? अब मेरे ड्यूटी क्या होगी, देखो, द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। अब मैं तो मिलिट्री कमांडर हूँ, तो मेरे पास क्या होंगे, सोल्जर्स होंगे, मेरे पास सिपाही होंगे, मेरे पास घोड़े होंगे। ठीक है, तो जब भी राजा को आर्मी की ज़रूरत पड़ते थे जंग पे जाने के लिए, या जंग पे जाना होता था, तो वो मुझे ले जाएंगे मेरे आर्मी के साथ। ठीक है, और एक ये काम मेरा काम होगा। और दूसरा, जो जगह मुझे मिला, यानी कि एक टेरिटरी जो मुझे मिला, जो एकता मुझे मिला, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना जो है मेरा काम होगा। समझ में आया? अब उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, आप देखो, इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्ति कलेक्टेड रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। अब मैं क्या हूँ, असल में मैं मिलिट्री कमांडर हूँ, तो मुझे एक जगह मिला है, तो वो जगह इक्ता हो गया, और मैं उस जगह का गवर्नर हूँ, तो मुझे मैं क्या बन गया, इक्तादार बन गया। ठीक है, मेरा काम क्या होगा, जब भी राजा कहीं पे जंग पे जाना होगा तो उनको सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि सिपाही की ज़रूरत होंगे जंग पे जाने के लिए, घोड़े की ज़रूरत होंगे, तो वो सारा मैं मेंटेन रखूँगी। जब भी राजा को ज़रूरत पड़ेंगे तो वो मैं सारा उनको दूंगी। अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो जगह मिला है ना, इक्ता, जो टेरिटरी जो मुझे मिला है ना, तो वहाँ से किसानों से टैक्स कलेक्ट करूँगी मैं, वो टैक्स कलेक्ट करूँगी, और उसी टैक्स में से मैं अपना तनख्वाह निकालूंगी। और मैंने जो आर्मी मेंटेन रखा है, जो घोड़े मेंटेन करके रखा है, जो सोल्जर मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है, उनका तनख्वाह भी मैं उसी टैक्स से, उसी किसानों से लिए गए रेवेन्यू से, यानी कि टैक्स से मैं उनको पे करूँगी। ठीक है, मेरा तनख्वाह भी उसी टैक्स से आएगा, और मेरे पास जो जितने भी आर्मी होंगे उनका तनख्वाह भी उसी से आएगा। ठीक है, तो ये होता था।
Accounts were appointed by the state to check the revenue collected by the muktis and he kept the required number of soldiers. आप मेरे पे नज़र रखने के लिए भी, मेरे जो नज़र रखने के लिए भी किसी इंसान को वो लोग अपॉइंट करेंगे जिसको वो लोग अकाउंट्स बोलते थे, ठीक है। अब ये अकाउंट्स क्या करेंगे, मेरे पे नज़र रखेंगे, यानी कि मेरे पे नज़र रखेंगे और देखेंगे कि जो टैक्स जो फिक्स किया हुआ है स्टेट ने, जो राजा ने फिक्स किया हुआ है, उतना ही टैक्स ले रही हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं ले रही हूँ, वो चेक करेंगे, ठीक है। और मुझे ये नहीं है कि मैं अपने मर्ज़ी से आर्मी रखूँ, मेरे पास आर्मी उतना ही होना चाहिए जितना मुझे स्टेट ने बोला कि इतना रखने के लिए। अगर स्टेट अगर मुझे बोलेंगे आप 50 आर्मी आप रखो तो मैं 50 ही रखूँगी, आप 30 रखो तो मैं ही 30 ही रखूँगी, उससे ज़्यादा या कम मैं अपने मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ठीक है। टैक्स जो है जितना कलेक्ट करने के लिए बोला हुआ है स्टेट ने, उतना ही मैं कलेक्ट करूँगी, उससे ज़्यादा कम तो कहाँ करेंगे, कम उससे कम टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, मगर उससे ज़्यादा टैक्स जो है मैं कलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मेरे पे नज़र रखने के लिए भी अकाउंट्स होते थे, ठीक है। समझ में आया इक़्तिदार और इक़्ता। As the Delhi Sultans brought hinterlands under control, they forced landed captain samantas, aristocrats and rich landlords to accept their authority. अब जैसे जैसे हिंटरलैंड मतलब यानी कि जो नियर बाय एरियाज़ होते थे ना, जो जंगल वंगल ये सारा होते थे ना, उसको जब दिल्ली सुल्तान्स ने अपने अंडर लाया, तो जहाँ पे उस एरिया में जो पहले से ही लोग होते थे, जैसे उनका कैप्टन होते थे, उनका समानता होते थे, एरिस्टोक्रेट होते थे, जो उनका लीडर होते थे, तो उनको भी मैं क्या करूँगी, दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया, उनको भी ये मजबूर किया कि आप जो दिल्ली सुल्तान्स का जो अथॉरिटी, उनका पावर जो है उसको एक्सेप्ट करें और उनके अंडर रहे, ठीक है। Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. जब अलाउद्दीन खिलजी का रूल आया तो उन्होंने क्या किया, जो जितने भी कलेक्शन होते थे लैंड रेवेन्यू, तो उन्होंने अपने ही कंट्रोल में लाया, ठीक है। There were 3 types of taxes. 3 तरह के टैक्सेस जो है लोगों से लेते थे। वो 3 तरह के टैक्सेस कौन कौन से होते थे? ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खर्च। एक टैक्स लेते थे कल्टीवेशन पे, यानी कि जो खेती बाड़ी करते थे ना, जो फसल उगाते थे ना किसानों पे, से वो टैक्स लेते थे, ठीक है। एक टैक्स ये हो गया। दूसरा टैक्स ऑन कैटल, जो गाय भैंस पाल के रखते हैं ना हम, उनके भी टैक्स देना पड़ता था राजा को, ठीक है। और तीसरा टैक्स होता था ऑन हाउसेस, जो घर होता है ना, जो जहाँ पे हम रहते हैं, तो उसके लिए भी राजा को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। इस तरह से 3 तरह के टैक्स लेते थे। कौन कौन से? कल्टीवेशन पे लेते थे, कैटल पे लेते थे और हाउसेस पे लेते थे, ठीक है। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi. अब जो जगह दिल्ली से दूर होते थे तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो बंगाल है, ठीक है, बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और उस तरह से कई सारे जगह जो साउदर्न इंडिया में थे, तो पहले कुछ टाइम के लिए तो दिल्ली सुल्तान्स के अंडर आ गए, मगर वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि दूर पड़ता है, तो दूर जगह का जो दूर से जगह जो है उसको हैंडल करना या कंट्रोल करना मुश्किल होता था, तो एकदम से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे, ठीक है। इवन गंगेटिक प्लेन्स जो है वो भी कंट्रोल, उन पे भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे कंट्रोल कर पाए, मगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ ही समय के लिए कर पाए, फिर उससे वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्वेजन ऑफ मंगोल का इन्वेजन हुआ,
जो किसके अंडर हुआ, किंगेज खान के अंडर। किंगेज खान जो मंगोल का था, तो उनके अंडर जो है दिल्ली पे उन्होंने क्या किया, इन्वेड किया यानी कि अटैक किया। ठीक है, और ये अटैक जो है इंक्रीज हो गए किसके रीन के टाइम पे, कौन किसके रूल के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। जो जब मोहम्मद तुगलक राजा बना था तब जो है मंगोल का बार बार अटैक हो रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के रूल के टाइम पे भी मुगल का बार बार अटैक हो रहा था। किंगेज खान जो है इंडिया पे बार बार दिल्ली पे अटैक कर रहे थे। तो उसके लिए उसका नतीजा क्या हुआ, अब राजाओं को क्या करना पड़ रहा था, बहुत सारे आर्मी रखना पड़ रहा था मंगोल्स का फेस करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए। अब जो है इतने सारे आर्मी मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। यानी कि अब आर्मी जो है मेंटेन करना आसान नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनके सैलरी कहाँ से आएंगे, ठीक है ना, ये सारा देखना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा था। अब आर्मी रखूं तो प्रॉब्लम, और नहीं रखूं तो इन्वेजन का डर है, मंगोल का बार बार इन्वेट हो रहा था। अगर आर्मी नहीं रखेंगे तो उनको कैसे फेस करेंगे, अगर आर्मी रखेंगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, उनका सैलरी देखो, ये सारा देखो, ठीक है, ऐसा होता था। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरीज। दिल्ली सल्तनत जो है 15th और 16th सेंचुरीज में कैसा था। आफ्टर तुगलक द सईद एंड लोदी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। तुगलक के बाद सईद और लोदी ने दिल्ली और आगरा पे रूल किया, कब तक, 1526 तक। ठीक है, 1526 में लोदी डायनेस्टी को ख़त्म किया, फिर आया वहाँ पे मुग़ल का राज, है ना। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, तब तक जो है 1526 तक ये सारी जगह कौन सी, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान जो है, सारे इंटायर साउथ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट, वहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर्स आ गए। ठीक है, वो दिल्ली और आगरा के अंडर नहीं रहे। न्यू रूलिंग ग्रुप्स, कुछ नए रूलिंग ग्रुप्स आए, जैसे कि अफगान हो गया, राजपूत हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे भी रूलिंग ग्रुप्स आए। कुछ स्टेट्स जो है बहुत स्टेट्स जो उस टाइम एस्टैब्लिश हुआ था, छोटे थे मगर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, शेर शाह सुर जो है एक राजा का नाम है। जब शेर शाह सुर ने जब अपना करियर उसने शुरू किया, तब वो सिर्फ एक मैनेजर था, सिर्फ एक छोटे से जगह का मैनेजर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे करके वो उसने अपने आप को पावरफुल बनाया और उसने मुग़ल एम्परर हुमायूं को उसने हराया, यानी कि वो धीरे धीरे करके इतने पावरफुल हो गए। यानी कौन, शेर शाह सुर। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश इट्स डायनेस्टी। शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर किया, अपने अंडर किया, और वहाँ पे उसने अपना डायनेस्टी यानी कि सूरी डायनेस्टी जो है उसने एस्टैब्लिश किया। मगर सूरी डायनेस्टी जो है सिर्फ रूल कर पाए दिल्ली में, कब तक, सिर्फ 15 ईयर्स तक। ठीक है, 15 साल ही रूल कर पाए, तो उसके बाद जो है फिर कोई और डायनेस्टी आ गई। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। शेर शाह सुर ने जो है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया, जो कहाँ से उसने बोरो किया था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से। ठीक है, शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन जो है फिर वो इतने फेमस बन गए, यानी कि वो पॉपुलर हो गए, वो अच्छे बन गए। इवन कि जो मुग़ल का जो ग्रेट एम्परर थे ना, कौन, अकबर ने भी शेर शाह सुर के एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल जो है उसने फॉलो किया था। ठीक है, ये हो गए दिल्ली सुल्तानत के बारे में, दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ
तो ये सारे बहुत सारे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था दिल्ली में, ठीक है। डेवलपमेंट हुआ था और कहीं जो है क्या हुआ था, दिल्ली को प्लंडर भी हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कुछ मस्जिद जो है, एक जो मस्जिद यानी कि जो मस्जिद जो है वो क्या है, मॉस्क होता है ना, जो मॉस्क उसको मस्जिद कहते हैं। वो बिल्डिंग जो है, एक बिल्डिंग है जो मुस्लिम्स का है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, नमाज करते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स जो है क्या करते हैं, नमाज करते हैं। तो हर फ्राइडे को वो वहाँ पे मुस्लिम्स जो है मस्जिद में नमाज करते हैं, है ना। तो ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स, जब प्रेयर होता है ना, जो नमाज जो जब पढ़ते हैं मुस्लिम्स, तो वो अपना जो फेस जो है हमेशा मक्का की तरफ फेस करते हैं, ठीक है। जो इंडिया में मक्का जो है कौन से डायरेक्शन में आते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में आता है, जिसको वो लोग किबला कहते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये है कि जो दिल्ली में जो अलग अलग रूलर्स आए थे, तो उन्होंने दिल्ली के अलग अलग जगहों पे बहुत सारे मॉस्क, बहुत सारे मस्जिद जो है उन्होंने बिल्ड किया था। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो मुस्लिम्स जो है रिलीजन के काफ़ी क्या थे, वो प्रोटेक्टर थे, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल ऑफ जस्टिस करके एक पॉइंट दिया हुआ है, तो ये आप देखेंगे कि सर्कल ऑफ जस्टिस में क्या बताते हैं कि जो ये एक आइडिया है, ठीक है। ये एक सर्कल ऑफ जस्टिस जो है ये एक आइडिया है, ठीक है। ये आइडिया जो है हमें क्या बताते हैं, राजा और उनके प्रजा के बीच का जो रिलेशन जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो सर्कल ऑफ जस्टिस में हमें ये बताते हैं कि जो दिल्ली के जो सुल्तान्स थे, जो राजा थे, वो क्या करते थे, जो एरियाज होते थे ना, जब वो जंगल को जब उन्होंने काटा, तो वो वाला एरिया जो है, वो वाला लैंड जो है उन्होंने किसको दिया, पीजेंट्स को दिया। तो पीजेंट्स को दिया, तो ताकि वहाँ पे पीजेंट्स जो है क्या कर पाए, वहाँ पे खेती बाड़ी कर पाए, ठीक है। तो खेती बाड़ी करेंगे तो क्या होगा, तो उन जो खेती बाड़ी जब करेंगे तो उससे क्या होगा, तो उससे किसानों से राजा क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, है ना। तो उसी टैक्स से वो क्या आते हैं, जो राजा का जो किंगडम जो है ना वो चलता है, ठीक है। उसी पैसा वो सैलरी वो देंगे। पीजेंट्स ना सिर्फ टैक्स जो है वो देते थे, बल्कि जो फूड होता है ना, जो राजा के उसमें जो फूड जाते थे ना, खाना जाते थे ना, वो भी पीजेंट से जाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर पीजेंट्स खुश रहेंगे तो उनको रेगुलरली उनको टैक्स मिलेंगे, है ना। तो टैक्स मिलेंगे तो राजा का जो दरबार जो होता है वो भी अच्छे से मेंटेन रहेंगे, है ना। तो इसलिए क्या करते थे, जो मिलिट्री कमांडर्स जो है वो पीजेंट्स के इंटरेस्ट का हमेशा ध्यान रखते थे। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स ही है जहाँ से क्या आता है, एक तो रेवेन्यू आता है, टैक्स आता है, और दूसरा क्या आता है, उनसे फूड आते हैं, खाना आते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है सर्कल ऑफ, अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस, ये आइडिया है, ठीक है। तो जो किसी ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।